बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख शनिवार 1 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। बिहार में ठनका गिरने से 13 लोगों की गई जान, इन जिलों के लिए आज भी बारिश का अलर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी का बड़ा दांव, संसद के मानसून सत्र में बिल लाने की तैयारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए पीएम मोदी ने किया मेट्रो का सफर, यात्रियों से की बातचीत। ऑफिस में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर बिहार के शिक्षा विभाग ने लगाई रोक, कहा यह संस्कृति के खिलाफ। टमाटर के बाद अब प्याज ने निकाले आंखों से आंसू, 4 दिन में 25% बढ़ गई है कीमत। बिहार पुलिस की सख्ती, अब शादी तिलक की भी थाने में देनी होगी सूचना, लागू हुई नई एसओपी। बिहार में कैसे होगा मरीजों का इलाज, 2 साल में 10 दवाएं फेल, सवालों के घेरे में सरकारी अस्पताल। बिहार में बन रहा देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल, एक छत के नीचे मिलेगी कई सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं। बिहार में बारिश की बेरुखी से सब्जियां हुई महंगी, किलो में लेने वाले खरीद रहे हैं पाव भर। पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी, जाने आज क्या है बिहार में तेल की कीमत। शिक्षा मंत्री के बड़े भाई बीजेपी में हुए शामिल, कहा मैं पीएम मोदी के काम से प्रभावित, खोली चंद्रशेखर की पोल। अमित शाह को सम्राट चौधरी ने दिया भरोसा, कहा बिहार में पलटू कुमार का नहीं खुलेगा खाता। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मानसून की दस्तक के बाद बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों में सभी लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पटना के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होगी, जबकि मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कल भी सीमांचल सहित मिथिलांचल में काफी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी आज अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि कल राजधानी पटना में काफी बारिश हुई है, जहां हल्की बारिश के बाद ही राजधानी पटना के कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति देखी जा रही है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सौरभ कुमार के मुताबिक मानसून आने के बाद से ही कमजोर बना हुआ है, इसलिए 2 जुलाई तक बहुत अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि बारिश का मौसम शुरू होने के बाद किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों ने धान समेत अन्य फसलों की रोपाई शुरू कर दी है। हालांकि दक्षिण बिहार के लोगों को अभी अच्छी बारिश होने के लिए इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 48 घंटे के बाद राज्य भर में मानसून संबंधित गतिविधियों में कमी आएगी। बारिश का मौसम खत्म होने के साथ ही तापमान फिर से बढ़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम पद पर यानी कि प्रधानमंत्री पद पर चौंकाने वाले सर्वे सामने आया है। लोगों ने बताया है कि कौन कौन उनका पसंद है। जी हाँ, सर्वे में सवाल किया गया है कि पीएम की पसंद कौन है। इस पर सबसे ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। सर्वे में शामिल 57% लोगों ने कहा है कि हमारी पहली पसंद पीएम मोदी है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोगों ने दूसरी पसंद बताया है। पीएम मोदी के बाद उन्हें ही सबसे ज्यादा लोगों ने चाहा कि वे प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी को 18% लोगों ने पीएम पद की पसंद बताया है। सर्वे में पीएम के तौर पर यूपी के 2 बार से मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया गया है। सर्वे में सीएम योगी आदित्यनाथ को 8% लोगों में प्रधानमंत्री पद की पसंद बताया है। सर्वे में शामिल 3% लोगों ने कहा है कि वे चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। सी वोटर के सर्वे में कई लोग ऐसे भी शामिल रहे जिन्होंने इन नेताओं में किसी का नाम पीएम के तौर पर नहीं लिया है, जहां अन्य को 14% लोगों ने पीएम पद की पसंद बताया है।
दोस्तों बात करते हैं कि टमाटर के बाद अब प्याज ने भी आंखों से आंसू निकालनी शुरू कर दी है, जब पिछले 4 दिनों के अंदर प्याज की कीमत में भी बम्पर उछाल दर्ज की गई है। 15 रुपए किलो बिकने वाली प्याज की कीमत अब 20 से 25 रुपए किलो हो गई है। इस तरह प्याज भी पिछले 4 दिनों में 10 रुपए महंगी हो गई है। अगर प्याज के होलसेल रेट की बात करें तो फिर इसकी कीमत में 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में शुक्रवार को इसका रेट 1300 रुपए क्विंटल पहुंच गया है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। 27 जून को नासिक मंडी में प्याज का औसत भाव 1201 रुपए प्रति क्विंटल था, जब वहीं अगले दिन इसकी कीमत में 79 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तरह 28 जून को प्याज की कीमत बढ़कर के 1280 प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं 29 जून को प्याज का रेट 1280 से बढ़कर के 1300 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। टमाटर के बाद प्याज महंगी होने से आम जनता परेशान हो गई है। लोगों का कहना है कि इसी तरीके से प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ती रही तो फिर आने वाले दिनों में खाने के लाले पड़ जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर सियासत जारी है। जी हां, कल लखीसराय में अमित शाह के भाषण के बाद जदयू हमलावर हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में अमित शाह को अंतर नहीं समझ में आता है, वे देश के गृह मंत्री बने हैं। जेडीयू एमएलसी ने कहा है कि अमित शाह को ललन सिंह और नीतीश कुमार का फोबिया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई केरल में कराता है तो फिर कोई मध्य प्रदेश में। नीरज कुमार यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि हम 45 एमएलए की पार्टी हैं, लेकिन हमने उनको नाक दम करके रख दिया है। नीरज कुमार ने नीतीश कुमार को विपक्ष की आवाज बताया है। नीरज कुमार ने सीधे तौर पर गृह मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि प्रवचन मत दीजिए, बौद्धिक बहस कीजिए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिसे कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड में अंतर नहीं समझ में आता है तो वह देश का गृह मंत्री बना हुआ है। जिसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कामों में अंतर नहीं समझ में आता है वह देश का गृह मंत्री बना हुआ है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि देश के गृह मंत्री का भाषाई रूप ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सीबीआई, ईडी, आईटी का डर दिखा रहे हैं। जहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर के सब आपके पद हैं। जहाँ अमित शाह, मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर कलेजा में दम है तो मुंगेर के सांसद ललन सिंह जी हैं। आपको तो ललन बाबू फोबिया सवार हैं, नीतीश का फोबिया सवार है। नीतीश कुमार जी तो विपक्ष की आवाज़ हैं, 45 एमएलए की पार्टी हैं और नाक दम करके रख दिया है आपको, बेचैन करके रख दिया है आपको और नरेंद्र मोदी को। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने बिहार शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को दफ्तर में जींस और टी शर्ट पहनकर के आने पर बैन लगा दिया है। यह विभाग ने कहा है कि मौजूदा चलन कार्यस्थलों की संस्कृति के खिलाफ है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने बुधवार को जारी एक आदेश में कर्मचारियों को टी शर्ट और जींस पहनकर के कार्यालय में आने पर आपत्ति जताई है। इस आदेश में कहा गया है कि ये देखा गया है कि विभाग के एक अधिकारी और कर्मचारी ऐसी पोशाक पहनकर के कार्यालय आ रहे हैं जो कार्यालय की संस्कृति के विपरीत है। कार्यालय में अधिकारियों या फिर अन्य कर्मचारियों द्वारा कैजुअल कपड़े पहन करके अपना कार्यालय की कार्य संस्कृति के विरुद्ध है। जब पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को शिक्षा विभाग के कार्यालयों में औपचारिक पोशाक में ही आना चाहिए। इसीलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी शिक्षा विभाग के कार्यालयों में फॉर्मल कपड़े पहन करके आए। शिक्षा विभाग के कार्यालय में तत्काल प्रभाव से किसी भी कैजुअल पोशाक, खास करके जींस और टी शर्ट पहनने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए मेट्रो से यात्रा की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 नई इमारतों की आधारशिला रखेंगे। यह पीएम मोदी डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के भवन और यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में बनने वाले एकेडमिक ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान उन्होंने मेट्रो कोच में मौजूद तमाम यात्रियों से बातचीत भी की है। इस दौरान उन्होंने कई छात्रों से भी बातचीत की है। पीएम मोदी ने मेट्रो से सफर करने के लिए बाकायदा एक टोकन भी खरीदा है। जब वे ट्रेन बोर्ड करने प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो फिर वहां मौजूद अन्य यात्रियों में कौतूहल जग गया। तो दोस्तों बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर के बड़ा दांव खेलने जा रही है। यह सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता बिल लाने की तैयारी कर ली है। समान नागरिक संहिता कानून संबंधित बिल संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। यह समान नागरिक संहिता को लेकर के सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक की गई है। इस मुद्दे पर
में विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। 14 जून को विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम लोगों से सुझाव मांगने के मुद्दे पर इन तीनों विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये समान नागरिक संहिता क्या है, तो आपको बता दूं कि समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी। हर धर्म का पर्सनल लॉ है, जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों के लिए अपने अपने कानून हैं। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी धर्मों में रहने वाले लोगों के मामले में सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे। यूसीसी का अर्थ है शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा। जब कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता का मुद्दा छेड़ करके पूरे देश में इसे लेकर के चर्चा छेड़ दी थी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बातें कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि समान नागरिक संहिता लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानंदा मुसलमानों का शोषण किया है, लेकिन उनकी कभी चर्चा नहीं हुई है। उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिला है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को यह समझना होगा कि कौन सी राजनीतिक दल उनको भड़का करके उनका राजनीतिकरण फायदा ले रहा है। हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा कानून हो तो फिर घर नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में ठनका गिरने से 13 लोगों की जान गई है। बिहार के अलग अलग जिलों में ठनका गिरने से पिछले 24 घंटे में अब तक 13 लोगों की जान गई है। जान जाने वालों में ज्यादातर किसान ही हैं। जहाँ इस वक्त बारिश होने की वजह से खेती किसानी करने वाले लोग खेतों में काम करने की वजह से हादसे का शिकार हो रहे हैं। जहाँ फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। भारी बारिश की वजह से पटना के स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। ठनका गिरने की वजह से जान जाने वालों में नवादा के 3, शेखपुरा लखीसराय से 2 व्यक्ति हैं, जबकि गया, मुंगेर, जमुई, सिवान, कटिहार और खगड़िया से 1 लोगों की जान गई है। पूर्णिया से भी 3 लोगों की जान गई है। जी हाँ, जान जाने वालों में 6 किसान भी शामिल है जो खेत में काम कर रहे थे। आपको बता दें कि आज भी मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने इन इलाकों में वज्रपात की चेतावनी जारी किया था, जहां हैवी रेन और फिर ऑरेंज अलर्ट के चलते पटना में स्कूलों को बंद रखने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जब भी बारिश हो तो फिर खुले में आप ना जाएं, जहां पक्के मकान की शरण लें और बारिश में भीगने से बचें। पेड़ और पानी भरे स्थानों से दूरी बना करके रखें। जरूरी ना हो तो फिर बाहर बिल्कुल भी ना निकले। खेतों में पटवन का काम मौसम सामान्य होने तक बंद कर दें। ज़्यादातर ऐसे हादसे इसी वक्त होते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी का पूरी तरीके से आप पालन करें, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के लखीसराय में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित किया। इससे पहले मंच से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पलटू कुमार बिहार को कह रहे हैं कि इस देश का पीएम बनना है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि 9 साल बेमिसाल का रथ लगातार चल रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, देश का सीना चौड़ा है। वहीं अमित शाह को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के लोग नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिससे बिहार में नीतीश कुमार का खाता तक नहीं खुले। सम्राट चौधरी ने लखीसराय क्षेत्र को लेकर के कहा है कि लोग कहते हैं कि ये जदयू का घर है, लेकिन 2014 के चुनाव याद कीजिए। इस सीट से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1 लाख वोटों से एनडीए के प्रत्याशी ने हराया था। और 2024 के चुनाव में अमित शाह को आश्वासन है के साथ कह रहा हूं कि मुंगेर के साथ साथ पूरे बिहार में जदयू का खाता तक भी नहीं खुलेंगे। पलटू कुमार को लोगों ने समझ लिया है। 33 सालों से बिहार के नौजवान ठगे जा रहे हैं, नौजवान की जवानी बर्बाद हो रही है। आगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 15 साल लालू यादव को दिया और 18 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में है। बिहार की जनता ने इसलिए पूरा मन बना चुकी है कि बिहार में सिर्फ बीजेपी का राज होगा। 2024 और 2025 चुनाव दोनों में बीजेपी के लोगों की सत्ता होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बड़े भाई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं पीएम मोदी के काम से प्रभावित हूं, इसीलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। जी हाँ, बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के कद्दावर नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस पर लगातार टिप्पणी करते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी के खिलाफ लगातार हमलावर रहते हैं। अब उनके अपने बड़े भाई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद यादव ने शुक्रवार को बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बापू सभागार में बीजेपी की सदस्यता ली है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में रामचंद्र प्रसाद ने अपने भाई चंद्रशेखर को लेकर के कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि राजनीति में विचार मिले, वे आरजेडी
दिल्ली में है, लेकिन मेरा विचार बीजेपी से मिलता है। प्रधानमंत्री के किए गए कामों से हम प्रभावित हैं। वही अपने छोटे भाई शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस को लेकर के दिए गए बयानों पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। रामचंद्र ने बताया है कि उनके भाई चंद्रशेखर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोरीमल कॉलेज से मात्र 1 साल तक इतिहास की पढ़ाई की है। वह पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा है। इतिहास के बारे में उसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। रामचंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि अगर रामचरितमानस के श्लोक की कुछ पंक्तियों के बारे में कहता है तो फिर पूरी जानकारी रख करके बोलना चाहिए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वह बिना अवधि जाने ही बात करता है। किस अवधि में कब श्लोक को लिखा गया है ये उसको जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति में कोई कुछ भी बोल देता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आज 1 जुलाई 2023 शनिवार को पेट्रोल और डीजल का दाम जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आज पेट्रोल और डीजल के दाम में 8 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जब बिहार में आज पेट्रोल का दाम 109 रुपये 23 पैसे और डीजल का दाम 195 रुपये 88 पैसे है। वहीं बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है। जहाँ पटना में पेट्रोल के दाम में 24 पैसे और डीजल के दाम में 22 पैसे की कमी दर्ज की गई है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 24 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपये 4 पैसे है। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में जारी पेट्रोल डीजल की सही कीमत की जानकारी एक ही जगह से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जहां इसके लिए आपको दिए गए नंबर 9224992294 पर मैसेज करना होगा। इससे आपको अपने जिले में तेल की कीमतों की सही जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा सभी राज्यों में तेल की कीमतों की जानकारी के लिए देश की 3 बड़ी कंपनियां भी अपनी वेबसाइट पर तेल की कीमतें अपडेट करती है। आप तेल कंपनियां IOCL, HPCL और BPCL की वेबसाइट पर भी तेल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तेल की कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बारिश की बेरुखी से सब्जियां महंगी हो गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि देश समेत बिहार में भी सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। सब्जियों की कीमत बढ़ने से आम लोगों के साथ साथ सब्जी विक्रेता भी परेशान है। सब्जी खरीदने पहुंचे लोग अच्छे दिन पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर पूंजी के अभाव में छोटे सब्जी दुकानदार अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। सीमांचल के एक सब्जी दुकानदार लाडू शाह ने बताया है कि सब्जियों के दाम बढ़ने से बिक्री कम हो गया है। जो ग्राहक किलो में सब्जी खरीदते थे वह अब पाव में सब्जी खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुबह शाम ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अभी भीड़ ही नहीं है। कई दुकानदारों ने तो पूंजी के अभाव में अपनी दुकान बंद कर दी है। जब सब्जी विक्रेताओं ने बताया है कि भीषण गर्मी की वजह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं। समय से बारिश होती तो फिर यह स्थिति नहीं रहती। उन्होंने कहा है कि धूप के कारण खेत में लगे सब्जियों के लत्तल जल गए हैं। इसके साथ ही नेपाल से आने वाली नदियों में उफान है, जिसका प्रभाव सब्जी की खेती पर पड़ा है, जिससे महंगाई चरम छूने लगी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बन रहा है, जहाँ एक छत के नीचे आपको सभी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं मिलेगी। आपको बता दें कि राजधानी पटना के राजवंशी नगर में स्थित LNJCP हड्डी अस्पताल में 400 बेड के अस्पताल के अलावा और एक स्पाइन अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अब मरीजों को LNJP अस्पताल में ही सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। तीसरी बार में इसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जहाँ इसके निर्माण पर 215 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जहाँ एजेंसी को स्वास्थ्य विभाग ने 2 साल निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया है। जब वही जानकारों की माने तो शिलान्यास के करीब 2 साल बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जा रहा है। 2 बार टेंडर निकाला गया, लेकिन गड़बड़ियों के कारण दोनों बार टेंडर BMICL की ओर से रद्द कर दिया गया है। निर्माण कार्य का निरीक्षण के लिए शुक्रवार को BMCL और फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम भी आएगी। 400 बेड के नए अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में पिलर का काम शुरू कर दिया गया है। निर्माण कर रही कंपनी को लक्ष्य भी तय कर दिया गया है। जी हाँ, काम में तेजी आए इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बनने के बाद मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ एक छत के नीचे सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। जी हाँ, जाँच से लेकर के इलाज और ऑपरेशन सभी फ्री में किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि मानसून की पहली बारिश में ही पटना नगर निगम के तमाम दावे जलमग्न हो गए हैं। जहां हालांकि निगम ने हर साल की तरह इस बार भी बड़े दावे किए थे कि इस दफ़ा राजधानी पटना की सड़कों पर जल जमाव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन पटना में हुई झमाझम बारिश ने कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखी गई है। जल जमाव के कारण राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मरीजों का इलाज कैसे होगा, ये सवाल है, क्योंकि 2 साल में 10 दवाएं फेल हो गई है। खास करके सरकारी अस्पताल सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में आपूर्ति होने वाली BMSICL की दवाएं जांच के घेरे में हैं।
जब कोलकाता से आई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की टीम पिछले दिनों मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई अस्पतालों से दवाओं के सैंपल ले गई थी। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल से 6 दवाओं के सैंपल टीम लेकर आई, जब इन दवाओं में सर्दी बुखार और फिर अन्य दवाओं के सैंपल शामिल थे। केंद्रीय टीम को शक था कि अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही दवाइयां मानक पर खड़ी नहीं है, इससे मरीजों को फायदा के बदले नुकसान हो सकता है। पहले जांच टीम अपनी रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपेगा, जहां उसके बाद राज्य और फिर जिलों को इस रिपोर्ट की कॉपी भेजी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हजारों लोग फेल हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला रहे हैं। जहाँ सिर्फ पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिलों में 30,000 से अधिक चालक एक्सपायरी ड्राइविंग लाइसेंस से ही गाड़ी चला रहे हैं। जहां परिवहन विभाग का अभियान नहीं चलाए जाने का नतीजा है कि ड्राइविंग लाइसेंस फेल होने के बावजूद भी लोग इसे रिन्यूअल कराने में भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिले के एसपी के आदेश पर थानाध्यक्ष के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है, लेकिन इस दौरान पुलिसकर्मियों का मुख्य फोकस हेलमेट पर नहीं रहता है। कुछ ही प्रतिशत मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के जांच पड़ताल की जाती है, जबकि सरकार के नियम अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने में ड्राइविंग टेस्ट भी दोबारा से नहीं देना पड़ता है। ये प्रक्रिया काफ़ी आसानी से ऑनलाइन कहीं से भी बैठे किया जा सकता है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक निजी एनजीओ की एजेंसी के द्वारा पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों की जिला मुख्यालय के समीप गाड़ी चलाने वाले लोगों का रैंडमली ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के जांच की गई। निजी एनजीओ के निदेशक ने बताया है कि सीमांचल के इलाकों के लोग ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है, इस कारण अनदेखी करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लाल और 1994 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी विनोद कुमार सिंह यानी कि वीके सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ का नया एडीजी बनाया है। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश में एडीजी सुरक्षा की कमान संभाल रहे थे। विनोद सिंह बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। वह इससे पहले गृह विभाग में सेवा दे चुके हैं। अब उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो फिर उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि भोजपुर जिला के बहरा प्रखंड के लोहरा फरना गाँव निवासी विनोद कुमार सिंह मूल रूप से यूपी कैडर के अधिकारी रहे हैं। इससे पहले वे यूपी के कई बड़े जिलों में बतौर एसपी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा पूर्व में तत्कालीन गृह मंत्री के साथ उनके ओएसडी भी रहे थे। जब विनोद कुमार सिंह केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के ओएसडी के पद पर भी काम कर चुके हैं। प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के बाद उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां मिली है, जब अब उन्हें देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ में एडीजी के पद पर तैनात किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे। उनके पटना पहुंचने से पहले पोस्टर लगाए गए जिसमें उनसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा का सवाल पूछा गया, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है। जब वो साथ थे तब कभी भी उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं उठाई। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 5 साल साथ में सरकार चलाने के दौरान उनका मुंह विशेष राज्य के दर्जे की मांग के लिए नहीं खोला। जब कभी नहीं कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या फिर कैसे मिले, क्या कानून है। सब जानते हैं कि कानून में ऐसी व्यवस्था खत्म हो गई है, ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के पैसे से ही बिहार का विकास हो रहा है। बिहार का बजट 2,61,000 करोड़ का है, जिसमें सिर्फ एक हिस्सा 32,000 करोड़ का राज्य सरकार का है, बाकी तो केंद्र सरकार ही देता है, जिससे बिहार का विकास किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो फिर आप सावधान हो जाइए, क्योंकि स्कूटर, बाइक और 4 पहिया वाहन चलाने वाले सावधान हो जाएं। कब आपकी गाड़ी का चालान कट जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पटना में हर जगह कैमरा की नज़र है। स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित आईसीसी के कैमरे से ऐसे लोगों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। जहाँ सिर्फ 27 जून को लगभग 10 लाख रुपए का चालान करा गया है। इसमें कुल 981 लोगों को जुर्माना लगाया गया है। जहाँ नो हेलमेट, रॉन्ग वे, ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट क्रॉसिंग और हाई स्पीड को मिलाकर के कुल 6,044 व्यक्ति को चिन्हित किया गया है, जिसमें से कुल 981 चालान को पुलिस द्वारा वेरीफाई किया गया है। यह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे की नज़र से बाख नहीं पा रहे हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इंटीग्रेट किए गए कैमरे के द्वारा कमांड सेंटर में बैठे ट्रैफिक पुलिस कर्मी पूरे पटना के ट्रैफिक व्यवस्था पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। हर दिन ऑटोमेटिक चालान की जानकारी वाहन के मालिकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा मिल रही है। इस मैसेज में एक लिंक भी दिया जाता है, जहां नियमों को तोड़ते हुए तस्वीर भी शामिल दी जाती है।
दोस्तों बात करते हैं कि नाबालिग बेटी की गलती एक पिता को भारी पड़ गई। इस गलती के लिए पिता को मोटी रकम भी चुकानी पड़ी है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को स्कूटी चलाते हुए पकड़ लिया। इसके बाद बच्चे की पिता का 33,500 का चालान काटा गया। इसके अलावा नशे में टैक्सी चला रहे एक चालक को हिरासत में लेकर के वाहन सीज कर दिया गया। चेकिंग के दौरान 20 लोगों का चालान भी काटा गया है। यातायात प्रभारी ज्योति प्रकाश ने बताया है कि यातायात पुलिस ने खटकना पुल पर चेकिंग अभियान चला करके यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 20 से वाहनों का चालान काटा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून है। जहाँ बिहार में कहीं भी शराब पीने या फिर उससे जुड़े हुए कारोबार करने पर सख्त पाबंदी है। इसको लेकर के राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग पुलिस बल की तैयारी की गई है। इस पुलिस द्वारा पिछले महीने से छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला जमुई से निकल करके सामने आया है। बिहार के जमुई जिला से निकल करके सामने आ रहा है, जहां थाना के पास ही पुलिस गाड़ी को खदेड़ दिया गया और फिर बड़ी मात्रा में उपस्थित लोगों ने घेराव भी कर दिया। दरअसल जमुई जिला के बरहट थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में रहने वाले दर्जनों आदिवासी महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने पारंपरिक हथियार के साथ ढोल नगाड़े के साथ अचानक बरहट थाना पहुंच गए। इसके बाद ये एलपीजी थाना का घेराव करके जम करके हंगामा करने लगे। थाना का घेराव कर रहे आदिवासियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में किसान सिर्फ आम, अमरूद, लीची और फिर हरी सब्जियां ही नहीं उगाते हैं, बल्कि चाय की खेती भी करते हैं। अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में किसान बड़े स्तर पर चाय की खेती करते हैं। खास बात यह है कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार चाय की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी करती है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने चाय की खेती करने वाले किसानों को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार ने चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए बम्पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने इकाई लागत भी तय कर दी है। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने विशेष संवैधानिक फसल योजना के तहत चाय का क्षेत्र विस्तार करने के लिए इस सब्सिडी की घोषणा की है। अगर किसान भाई 1 हेक्टेयर में चाय की खेती करते हैं तो फिर उन्हें 50% सब्सिडी दी जाएगी। उद्यान निदेशालय का मानना है कि सब्सिडी देने से किसानों की चाय की खेती के प्रति रुचि बढ़ेगी। खास बात यह है कि कृषि विभाग ने चाय की फार्मिंग के लिए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 4,94,000 रुपये निर्धारित की है। जहाँ इसके ऊपर किसानों को 50% अनुदान मिलेगा। अनुदान के बाद किसानों को 2,47,000 रुपये फ्री मिलेगा। जानकारी के मुताबिक सब्सिडी का लाभ सिर्फ कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया के किसान ही उठा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आए थे। अमित शाह लखीसराय में बीजेपी की हुंकार रैली के मंच से नीतीश सरकार पर जम करके हमला बोला। इस दौरान अमित शाह ने कहा है कि मैं पटना में उतरा तो फिर बोला गया है कि आंधी और बारिश है, मुंगेर नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद की है और इस बार भी ज़रूरत है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की। 2014 और 2019 में 1-2 सीट जो कम हो गया उसको इस बार को पूरा कर दे। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार पूछ रहे थे कि मोदी सरकार ने 9 साल तक क्या किया, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि अरे नीतीश बाबू, कुछ तो शर्म रखो, कुछ तो लिहाज रखो। जिसके बदौलत आप शासन में आए हैं, आज उसी से सवाल पूछ रहे हो। 9 साल में मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया है, बहुत काम किया है। साथ ही अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी ने देश के 70 करोड़ गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। आज़ादी से लेकर के अब तक किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये डालने का काम किया गया है, लेकिन मोदी किसान सम्मान निधि लेकर के आए, बिहार के किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये डाले गए हैं। इसके आगे अमित शाह ने कहा है कि नीतीश बाबू हमारा हिसाब पूछ रहे हैं। उनको बता दें कि हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य का 5 लाख रुपए तक का खर्च गरीब परिवार को देने का काम किया है। इससे बिहार में 75 लाख लोग जुड़े हैं। जन लोगों के घर में शौचालय बनाने का काम किया है। गरीबों को अनाज मिल रहा है। 37 लाख लोगों को घर बना करके देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। नीतीश बाबू कम से कम बोहनी भी करवा दें। दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सदन में दिए गए भाषण और अपने अंदाज को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनके किसी भी भाषण को आज उठा करके सुना जा सकता है। एक ऐसा ही वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। ये वीडियो उस वक्त का है जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव लोकसभा में भाषण दे रहे थे, तभी उनकी ममता बनर्जी से बहस हो गई। लालू प्रसाद यादव का यह भाषण 1999 का है, जहां उस दौरान लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी के बीच हुई बहस को सुनकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। जहां अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही थी, इसी दौरान लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी से कहा
क्या ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था? इस पर ममता बनर्जी ने जवाब में कहा कि नहीं मांगा गया था। जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि नहीं मांगा गया था तो फिर नहीं मिलेगा, अब कभी भी नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी को जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस तरीके का जवाब दिया तो फिर पक्ष विपक्ष सदन में मौजूद सभी लोग ठहाके मार करके हंसने लगे। आगे फिर लालू प्रसाद यादव ने ममता से कहा कि आप बैठिए। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं बैठेंगे। इस तरह लालू प्रसाद यादव आगे बोलते रहे और फिर अपने भाषण में जितनी देर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुन करके सदन में बैठे लोग ठहाके लगाते रहे। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के रोहतास में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद ने तो साफ कर दिया है राहुल गांधी को दूल्हा बताकर और खुद कहा है कि हम लोग बाराती बनेंगे, तो इसका सीधा राजनीतिक अर्थ है। अब जब स्थिति में राहुल गांधी जी का नाम आ ही गया है तो फिर सीएम नीतीश कुमार कहीं नहीं है। अब गलत फहमी का कोई शिकार हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। जहां राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद नीतीश कुमार ने अपनी तमाम संभावनाएं खुद ही खत्म कर ली है। उन्होंने कहा है कि एक समय था कि नीतीश कुमार में देश का नेतृत्व करने की संभावना दिख रही थी, जहाँ कभी वे पीएम मटेरियल थे, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय दूसरे दलों को मजबूत करने में लग जाने के कारण नीतीश कुमार ने अपनी तमाम संभावनाओं को ही खुद खत्म कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने तो साफ कर दिया है राहुल गांधी को दूल्हा बनाकर और फिर खुद कहा है कि हम लोग बाराती बनेंगे, तो फिर इसका सीधा राजनीतिक अर्थ है। अब जब इस स्थिति में राहुल गांधी जी का नाम आ गया तो फिर सीएम नीतीश कुमार कहीं भी नहीं है। अब गलतफहमी का कोई भी शिकार हो गया तो फिर क्या कर सकता है, ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री तथा जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार शुक्रवार को एक अन्य मार्ग में पार्टी के कई विधायकों से मिले। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन दिनों नीतीश कुमार अपने दल के विधायकों से बारी बारी मिल रहे हैं। इस क्रम में बुधवार को शालिनी मिश्रा और फिर अजय चौधरी से भी उनसे भेंट की थी। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विधायकों से उनका हाल चाल ले रहे हैं, जहाँ विकास कार्यों तथा लोगों की प्रतिक्रियाओं से जुड़ा फीडबैक भी लिया जा रहा है। विधायकों के लिए भी सीएम के साथ सिटिंग के अवसर की तरह है, जिसमें वे क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं और फिर संभावित कार्यों पर भी उनसे चर्चा कर पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि कितने दिन सिम बंद रहने पर किसी और का वो नंबर हो जाता है, दोबारा एक्टिव करने के लिए कितने दिन तक मोहलत मिलती है, ये भी सवाल रहता है। तो इस सवाल का जवाब अभी हम आपको देंगे, आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो बात करते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग 2 सिम इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक घर परिवार के लिए तो और दूसरा बिजनेस के लिए होता है। कई बार इससे भी ज़्यादा सिम इस्तेमाल करते हैं या फिर दूसरा सिम केवल इमरजेंसी के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं। जो लोग केवल इमरजेंसी वाले समय के लिए दूसरे सिम को रखते हैं तो फिर वे इसमें लंबे समय तक रिचार्ज कराना भूल जाते हैं। यह नियम के मुताबिक बंद नंबर को दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है जो चाहता है कि उसका नंबर चला जाए, क्योंकि कभी ये नंबर खास होता है तो कभी इसमें कई ज़रूरी सर्विसेज जुड़ी होती है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर कितने दिन तक सिम के बंद रहने और फिर रिचार्ज ना करने पर किसी सिम को कंपनियां देती है। तो आइए जानते हैं इसके जवाब आखिर है क्या। कंपनियां सिम को ट्रांसफ़र करने से पहले कई ज़रूरी काम करती है। सबसे पहले जब आप सिम में 60 दिन तक कोई भी रिचार्ज नहीं कराते हैं तब सिम को इनएक्टिव कर दिया जाता है। इसके बाद 6 से 9 महीने तक का वक्त दिया जाता है ताकि आप नंबर पर रिचार्ज करके इसे दोबारा एक्टिव कर लें। अगर आप फिर भी रिचार्ज कराकर किसी सिम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब कंपनी कई वार्निंग देती है। अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो कंपनी अंत में सिम को एक्सपायर करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। फिर कुछ महीने के अंदर यह सिम नंबर किसी दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया तक 1 साल तक वक्त लग जाते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति तक सिम को ट्रांसफ़र करने में पूरे 1 साल का समय लग जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जहां ऐसे में मतदाता पुनर्निरीक्षक कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के सत्यापन का काम 21 जुलाई से शुरू होगा। जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद बूथ लेवल ऑफिसर राज्य के हर घर में जाकर के मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। या सत्यापन के दौरान किसी मतदाता की मृत्यु हो गई या फिर उसने अपना पता बदल दिया है
तो फिर वैसे मतदाता का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। 26 दिसंबर को सभी दावा का आपत्तियों का निष्पादन करके 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जहां आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के पूर्व 1 जनवरी 2024 के आधार में मतदाता सूची की रिवीजन का काम आरंभ कर दिया गया है। जब पहले चरण का काम 1 जून से शुरू किया गया है, जो 20 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान आयोग द्वारा राज्य के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और फिर बूथ लेवल ऑफिसर को IT से संबंधित और सभी प्रकार की गाइडलाइन और कानूनी प्रावधानों के प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में 21 जुलाई को BLO द्वारा घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 माह तक चलेगा। मतदाताओं के सत्यापन के बाद अगले चरण में बूथों का नए सिरे से चिन्हित करना, मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करना, मतदाता सूची में बेहतर क्वालिटी के फोटोग्राफ को शामिल किया जाना। ये भी देखा जाना है कि मतदाता सूची में कोई ऐसी तस्वीर ना हो जो गैर मानवीय हो। या इसके बाद बूथ की परिधि का निर्धारण करने का काम किया जाना है। इसके फॉर्मेट 1 से 8 को तैयार किया जाएगा। अगले चरण में 17 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इस मुद्दे को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जब विरोधी दल इसे लेकर के BJP पर कई तरह से सवाल उठा रहे हैं, तो फिर वहीं अब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भी बयान सामने आया है। सपा सांसद ने कहा है कि मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सरकार का फैसला नहीं मानेंगे या सरकार को इसके लिए मौलानाओं और मुफ्तियों से बात करनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि सरकार का कोई भी फैसला मुस्लिम नहीं मानेंगे, वे सिर्फ उलेमाओं और मुफ्तियों का ही फैसला मानेंगे। सरकार को इसके लिए पहले उनसे बात करनी चाहिए, उसके बाद जो भी वो आगे का फैसला लेंगे उसी को माना जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा है कि ये मसला मजहब का है, जहाँ इस्लाम में मौलाना मुफ्ती सब मौजूद है, वे जो भी फैसला करेंगे हम उसे मानेंगे। सरकार जो फैसला कर रही है हम उसके खिलाफ हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं, क्योंकि मौलानाओं मुफ्तियों ने कानून और इस्लाम की रूह से यही फतवा दिया है कि एक कोड नहीं हो सकता। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।